नमस्कार, मैं प्रीति थपलियाल एलटी विज्ञान स्वागत करती हूँ आपका विज्ञान की इस कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान का अध्याय 11 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज की चर्चा के बिंदु रहेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर गुड एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड्स, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, जो डायग्राम हमें दिख रहा है वह एक इलेक्ट्रिक सर्किट का है। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हमने कक्षा 6 में व कक्षा 7 में भी पढ़ा कि किस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार होता है। और इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं? जो एक पूरा पाथ है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास। हम सभी जानते हैं, यहाँ पे हमें एक बल्ब दिखाई दे रहा है। अगर इसे ग्लो कराना है, इसे जलाना है, तो हमें चाहिए होगा एक एनर्जी का सोर्स जहाँ से इसे ऊर्जा मिले जलने के लिए। तो वो एनर्जी का सोर्स यहाँ पे कौन है? एक बैटरी या सेल। एक सेल यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो हमें इस सेल की रासायनिक ऊर्जा को इस सेल बल्ब तक पहुँचाना है। उसे पहुँचाने का काम कौन करेंगे? ये वायर्स जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। इस तरह से सेल से लेकर बल्ब तक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और हमारा पूरा सर्किट तैयार हो रहा है। बीच में कुछ भी ब्रेक इसमें नहीं होना चाहिए। बीच में हमें एक पिन दिखाई दे रही है जो सर्किट को जोड़ने और तोड़ने का काम करती है। कैसे? यदि इस पिन को यहाँ से हटा दिया जाए तो ये रास्ता यहाँ से बंद हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आगे फ्लो नहीं कर पाएगी, करंट आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। उसी के साथ कक्षा 7 में हमने इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका भी देखा था, जिसमें हम सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बल्ब के लिए ये सिंबल हम प्रयोग करते हैं, स्विच के लिए ये सिंबल हम प्रयोग करते हैं, इसी तरह से सेल के लिए ये सिंबल प्रयोग करते हैं, और ये बाकी लाइंस हमें वायर के रूप में दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार होता है और इसमें करंट का फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। उसके बाद हमने देखा था कि गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और पुअर कंडक्टर्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कंडक्टर का मीनिंग क्या होता है? कंडक्टर मीन्स ले जाने वाला, जो लेके जाए किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पे हमें किसे कंडक्ट करवाना है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना है। इस सेल से निकाल के इलेक्ट्रिक करंट को हमें इस बल्ब तक पहुंचाना है। तो उसे ले जाने के लिए बीच में एक मीडियम चाहिए। यहाँ पे वह मीडियम, ये पूरा रास्ता है, इससे होकर इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर जा रही है। तो इस रास्ते को एक अच्छा कंडक्टर होना जरूरी है, अच्छा चालक होना जरूरी है, जिसके अंदर से कंडक्टर्स वे होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली जा पाए। इसी की जगह कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी एंटर नहीं कर पाती, इनके आर पार इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पाती। हमने देखा था कि ज्यादातर जितने भी मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, वह इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी चालक होती हैं, अच्छी कंडक्टर होती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस सर्किट को पूरा करने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर लिया गया है और स्क्रू ड्राइवर का जो आगे वाला भाग है, मेटल वाला भाग है, उससे दोनों तारों को जोड़ा गया है इस तरह से। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा कि इस स्क्रू ड्राइवर का जो पीछे वाला हैंडल वाला भाग है, जो प्लास्टिक का बना है, यहाँ से उन तारों को कनेक्ट किया गया है। अब होता क्या है, जब इसे मेटल वाले भाग से जोड़ा तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है ना। तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये मेटल वाला भाग हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर जा पाई, इसे पूरा रास्ता मिला और फिर वो बल्ब तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाई। जबकि दूसरी ओर इसमें हम क्या देखते हैं, ये प्लास्टिक का जो भाग हमें दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम तार को कनेक्ट करें तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाती है जो इसके अंदर से प्रॉपरली पास नहीं हो पाती है। तो इसलिए ये एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो easily through them are good conductors of electricity, whereas which do not allow electric current to flow through them are called
पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ तक हमें पता है, हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से कुछ पदार्थ इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। हमने जिन मटेरियल के विषय में पढ़ा, जिन पदार्थों के विषय में हमने पढ़ा, वे सभी ठोस थे। हमने देखा कि किस तरह से कॉपर यानी तांबा या लोहा या आयरन, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी के सुचालक हैं, गुड कंडक्टर हैं। लेकिन कुछ जैसे लकड़ी हो गया, रुई हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर है, कुचालक है। तो ये सभी चीजें हमने देखी सॉलिड्स के अंदर, ये सभी ठोस अवस्था में होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो आज के चैप्टर में जो हम देखेंगे कि यदि इनकी जगह पे हम प्रयोग करें किसी लिक्विड का, किसी द्रव का, तो उसमें क्या होता है, क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है? सो डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? हमें यह जानना आवश्यक है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या लिक्विड्स के अंदर से जा सकती है या नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एक्टिविटी कर सकते हैं। तो हमने एक बीकर लिया है या कोई भी वेसल लिया है यहाँ पर, और उसके अंदर फिल किया है लेमन जूस। पानी में मिला के भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो अब तार को लिया है और उसका एक एंड इस तरह से इसमें डिप किया है, दूसरा एंड इस तरह से डिप किया है। फिर इस वायर को हमने जोड़ दिया है एक बैटरी से। यहाँ पे 2 सेल दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए ये एक बैटरी है। हमें पता है कि पॉजिटिव होता है, जो बड़ी वाली लाइन होती है वो सेल का या बैटरी का पॉजिटिव एंड होता है, और जो छोटी लाइन होती है वो होता है नेगेटिव एंड। और फिर हमने यहाँ पे एक बल्ब को लगाया है। तो इस तरह से फिलहाल हमने जैसे यहाँ पे लेमन जूस को दिखाया है, यहाँ पे इस कंटेनर में आप डिफरेंट तरह के लिक्विड फिल करके इसको चेक कर सकते हैं। सिंपल टैप वाटर रख के हम देख सकते हैं। उसके बाद हम डिस्टिल्ड वाटर इसके अंदर डाल के देख सकते हैं। डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल, जो बिल्कुल प्योर वाटर होता है, वो डाल के हम इसमें देख सकते हैं। इसी तरह से पानी में कुछ HCl की बूंदे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बूंदे डाल सकते हैं, या हम नमक का पानी ले सकते हैं। पानी को नमक में घोल के हम उसको एज अ सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हमारे पास बना। अब क्या होता है जब हमें चेक करना होगा, अच्छा सिंपली हम यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज कि इन 2 एंड्स के बीच, ये एंड और इस एंड के बीच में हमें एक गैप दिखाई दे रहा है। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी पॉजिटिव से निकलती हमेशा इस तरह से यहाँ तक आएगी, लेकिन इसके बीच बीच में वायर का कुछ कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इसके बीच में क्या है, लिक्विड है हमारा। तो यदि ये लिक्विड कंडक्टर होगा, चालक होगा, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकल के इस वायर से ऊपर जाएगी और यहाँ से जाते हुए इस बल्ब को ग्लो करवाएगी, है ना। तो बल्ब हमारा जल जाएगा। इसके बजाय यदि ये लिक्विड नॉन कंडक्टर होगा, अगर इस लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाएगा, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब क्योंकि कुछ सॉल्यूशन बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं, उनसे कम इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो कर होता है, तो इस बल्ब को हम सिंपल LED, जो छोटे LED बल्ब्स आते हैं, जो जिन्हें बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, वे यूज कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे जो कलरफुल टॉयज में लगे होते हैं, इस तरह से उनका प्रयोग करके हम इसे देख सकते हैं। So when liquid between 2 ends of a tester allow the electric current to pass, the circuit of tester become complete. अगर यहाँ ये लिक्विड अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, तो यहाँ से निकलते हुए इलेक्ट्रिसिटी पूरी इसमें सर्किट को कंप्लीट कर देगी। So the current flows in the circuit and bulb glows. When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of tester is not complete and the bulb does not glow. ये हम समझ चुके हैं इस चीज को। अब हम देखते हैं conduction of electricity in liquids. When salt is dissolved in distilled water, we obtain salt solution. This is conductor of electricity. Distilled water मैंने आपको बताया आसुत जल, ये आप अपनी लैब से प्राप्त कर सकते हैं या किसी स्टोर से हम इसे देख सकते हैं। डिस्टिल वाटर क्या होता है, बिल्कुल प्योर वाटर होता है जिसमें बिल्कुल भी मिनरल्स नहीं मिले हुए होते, जो पानी को उबालने के बाद उसकी जो वेपर है उसे ठंडा करने के बाद हमें प्राप्त होता है, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, आसुत जल जिसे कहते हैं।
और इस पानी को अगर हम देखेंगे, इस पानी के साथ अगर ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे कि उसमें तार डाल के और बैटरी लगा के बल्ब को जलाना चाहें, तो ये सर्किट कभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर हमारा पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब अगर इसी वाटर में हम क्या मिला दें, सॉल्ट मिला दें, नमक इसमें घोल दें, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने कक्षा 7 में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आयंस का फ्लो या चार्ज पार्टिकल का फ्लो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जब तार के अंदर चार्ज ट्रांसफर करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं या आयन ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और डिस्टिल वाटर में किसी भी प्रकार के आयन नहीं पाए जाते हैं, और जैसे ही डिस्टिल वाटर में हम डालते हैं सॉल्ट यानी NaCl, जब इसमें सॉल्ट डाला जाता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई जाती है, तो सॉल्ट टूट जाता है आयंस में। Na अलग हो जाता है पॉजिटिव फॉर्म में और Cl अलग हो जाता है नेगेटिव फॉर्म में। अभी इस कक्षा के लिए हमारे लिए यही जानना आवश्यक होगा कि ये प्लस जिसके ऊपर लगा है और माइनस जिसके ऊपर लगाए हैं, ये एक तरह के आयंस हैं, इन्हें कहते हैं आयंस। ये पॉजिटिव आयन केटायन, नेगेटिव आयन एनायन। ये आयन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम, हमने देखा डिस्टिल्ड वाटर तो पुअर कंडक्टर है, बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप्स, हैंडपंप्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स इज नॉट प्योर। हमें पता है जो भी इन जगहों से हम पानी लेके आते हैं, नल से या हैंडपंप से या कुओं से, पॉन्ड से, तालाब से, ये पूरी तरह से प्योर नहीं होते हैं। इनमें कई तरह के मिनरल्स या बहुत सारे आयंस मिले हुए होते हैं। इट मे कंटेन सेवरल सॉल्ट्स, इसमें अलग अलग तरह के सॉल्ट्स मिले हुए होते हैं इसके अंदर डिसॉल्व। तो जब इनके अंदर सॉल्ट्स मिले हुए हैं, जो इम्प्योर है, पानी इम्प्योर है, तो इसलिए इस तरह का पानी क्या होगा, कंडक्टर होगा। ऐसा पानी हमेशा विद्युत का सुचालक होगा, है ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट, दिस वाटर इज दस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से जो टैप वाटर हमारा है या डेली जो हम पानी पीते हैं, तो वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमें कहा जाता है कि हमें गीले हाथ से, या अगर हमारे पैर गीले हैं या हमारी बॉडी गीली है, तो हमें अप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो हमारी बॉडी खुद भी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, ऊपर से अगर हम वो गीला कर देते हैं, पानी उसमें अगर लग जाता है, तो वो और अच्छा कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। नाउ डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट्स एंड इट्स अ पुअर कंडक्टर, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं इसे। So most liquid that conduct electricity are solution of acid, bases and salts when an electric current flow. जितने भी लिक्विड अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पा रहे हैं, अगर उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई सॉल्ट जरूर है, या उसके अंदर कोई एसिड है, या कोई उसके अंदर बेस है। कक्षा 7 में हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था, और उनमें से कुछ कॉमन एसिड के नेम भी हमने देखे थे, जैसे कि HCl, जैसे कि ये एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि पानी में आप मिला दें, नॉर्मल पानी में भी मिलाएं, तो उसकी चालकता को, उसकी कंडक्टिविटी को और ज्यादा ये बढ़ा देता है। क्यों? अगेन वही चीज इसमें होती है, क्योंकि ये टूट जाता है H+ और Cl- आयंस में। और जितने ज्यादा आयन किसी सॉल्यूशन के अंदर होंगे, वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। नाउ जो चैप्टर का नाम ही है, उस पे हम आते हैं, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके अंदर जैसे नाम बता रहा है हमें कि इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट क्या होता है, केमिकल्स पे इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, या केमिकली ये किस तरह से इफेक्ट दिखाता है अपना। इससे पहले हमने कक्षा 7 में इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट पढ़ा था। कौन सा इफेक्ट था वो? एक तो था हीटिंग इफेक्ट और एक था मैग्नेटिक इफेक्ट। हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी वायर से गुजरता है, तो वो हीट होने लगता है, उसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जब वो और उसके साथ ही उसमें एक और इफेक्ट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव भी उसमें आ जाता है।
अब कक्षा 8 में हम पढ़ रहे हैं कि इसका केमिकल इफेक्ट क्या होता है। तो in 1800 a British chemist William Nicholson had shown that if electrodes were immersed in water, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है electrodes were immersed in water and a current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced. एक साइंटिस्ट हैं थे 1800 में विलियम निकोलसन, उन्होंने क्या किया, ये जो डायग्राम में हम देख सकते हैं, एक सॉल्यूशन उन्होंने लिया और उन्होंने सिंपल पानी ही लिया, उसमें कुछ और नहीं मिलाया। इस तरह से जो ये इमर्ज हुई हुई दो रॉड्स हमें दिख रही हैं, और सपोज ये यहाँ पे कार्बन की रॉड ले रखी है, ये कार्बन की रॉड आपको जो सेल हमारे होते हैं उनके अंदर से भी मिल सकती है, वो कार्बन की रॉड ही है। तो इस तरह से वो किसी भी चीज के इलेक्ट्रोड हम बना सकते हैं, दो नेल्स, दो कीले भी हम ले सकते हैं, तो इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोड्स को उन्होंने क्या किया, इस बीकर के अंदर पानी लिया और पानी के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स को डाल के उसे वायर से कनेक्ट करके और इस तरह से इसको बैटरी से जोड़ा। तो इस तरह से ये पूरा सर्किट जब कंप्लीट हुआ तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड था, ये प्लस वाला इलेक्ट्रोड ये हुआ, इस इलेक्ट्रोड में से कुछ बबल्स उठने लगे, इस तरह से बुलबुले उठने लगे। और बुलबुले क्यों उठते हैं, क्योंकि उसमें कोई गैस इवॉल्व हो रही होगी, और वो गैस जब उन्होंने पता की तो वो गैस थी ऑक्सीजन। इसी तरह से जो नेगेटिव टर्मिनल से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड था, तो यहाँ देखेंगे ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये तार इस तरह से नीचे जुड़ रहा है, और यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल ये वाला है, और इसमें से भी एक गैस इवॉल्व हुई जिसका नाम था हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने देखा कि पानी के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से और बैटरी के माध्यम से फ्लो करवाई गई तो दो गैसें निकली दोनों इलेक्ट्रोड्स पे, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्योंकि हम जानते ही हैं कि वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। पानी बना हुआ ही है किससे, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, तो यही गैसें इसके अंदर से निकली। तो इस तरह से क्योंकि पानी टूट गया दो अलग अलग अवयवों में, तो हम इसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेस केमिकल रिएक्शन। एज अ रिजल्ट हमने देखा कि जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करवाते हैं किसी सॉल्यूशन में, इस तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर, तो इस वाटर के अंदर, और वो जो सॉल्यूशन है वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन होना चाहिए जिसके अंदर सुचालक होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके, तो उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है जिसके कारण क्या क्या हो सकता है, उसमें बबल्स ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। एक तो ये चीज हो सकती है कि जैसे हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर गैस के बबल्स बन सकते हैं। दूसरी चीज हो सकती है डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स, ये जो इलेक्ट्रोड है इनमें से किसी एक के ऊपर मेटल डिपॉजिट हो सकता है, एक मेटल की एक लेयर बन सकती है। ठीक है, तीसरी चीज क्या हो सकती है, चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अकर, और इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो सकता है, जो उसका पहले कलर था वो बदल के कुछ और हो सकता है। Now, the reaction would depend on what solution and electrodes are used. अब इनमें से कौन सी घटना होगी, कौन सी चीज इसमें होगी, वो डिपेंड करता है किस पे, what solution and electrodes are used, कि हमने कौन सी तरीके का सॉल्यूशन यहाँ पे लिया है और कौन से इलेक्ट्रोड्स हमने प्रयोग किए हैं, इस पे डिपेंड करता है। These are some of the chemical effects of electric current, और ये सभी इलेक्ट्रिक करंट के कुछ केमिकल इफेक्ट्स हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, बबल्स बन सकते हैं, मेटल डिपॉजिट हो सकता है, और चेंज ऑफ कलर इन सॉल्यूशन हो सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो आती है केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का, जिसका हम यूज भी बहुत ज्यादा करते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हिंदी में इसे कहते हैं विद्युत लेपन। तो विद्युत की सहायता से किसी मेटल के ऊपर लेपन करना, किसी दूसरी धातु का लेपन करना, या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमें प्लेटिंग करना, यानी एक लेयर चढ़ाना दूसरी धातु पे, उसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। तो इसको पहले एग्जांपल्स हमें यहाँ दिख रहे हैं, कुछ बर्तन दिख रहे हैं, एक कार दिख रही है। तो ये क्या होता है, हमने देखा होगा हमारे घरों में इस तरह के बर्तन होते हैं, वो जिस भी मेटल के बने हैं उसके बाहर से शाइनी पॉलिश जैसी चीज हमें दिखती है, या जो हमारी कार है ना, उसके बाहर से एक लेयर चढ़ी हुई होती है क्रोमियम की, अंदर से तो वो लोहे से बनी है, पूरी कार को लोहे से बनाया गया है,
लेकिन उसके बाहर से प्लेटिंग की जाती है क्रोमियम की। तो इस तरह से, या हम ज्वेलरी पहनते हैं, अगर सपोज हम कोई सिल्वर की या कोई भी दूसरे मेटल की ज्वेलरी पहनते हैं और उसके बाहर से हम गोल्ड की एक लेयर चढ़ा देते हैं, तो वो दिखने में ऐसा लगता है कि पूरी ज्वेलरी गोल्ड की है ना, लेकिन हमने सिर्फ उसके बाहर से एक लेयर चढ़ाई है। तो इन सब प्रोसेस को करने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से प्लेटिंग करना। सो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल by means of electricity is called electroplating. It is one of the most common application of chemical effect of electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट का जो केमिकल इफेक्ट है उसका यूज हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, उसका बेनिफिट हम उठा सकते हैं। Now the layer of metal deposited as some desired property. अब जिस मेटल को हमें किसी दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट करवाना है, दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाना है, उसमें हमें कुछ वांछनीय, कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है, इसीलिए हम उसको दूसरे के ऊपर लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंडबार्स, व्हील रिम्स एंड मैनी अदर्स। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये सभी चीजें जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, चाहे वो कोई कार का पार्ट हो, या जो टैप्स हमारे बाथरूम में होते हैं, किचन के बर्नर्स जो होते हैं, या बाइसिकल के पार्ट्स, वो सब बने हुए होते हैं लोहे के, है ना, आयरन के बने हुए होते हैं। और उसके बाहर से उसको शाइनी बनाने के लिए, या उसमें रस्ट ना लगे, उसमें जंक ना लगे, इस तरह का बनाने के लिए उसके बाहर से हम क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं, इसको क्रोम हम कहते हैं। तो क्रोमियम की प्लेटिंग उस पर पूरी तरह से कर देते हैं, जिससे वो और अधिक शाइनी लगे और उसमें रस्ट भी ना लगे, जंग भी ना लगे। अब क्रोमियम की क्यों करते हैं? क्योंकि क्रोमियम की एक शाइनी अपीयरेंस होती है, इस तरह जैसे हम बर्तनों में देख सकते हैं, इनमें किस तरह से इनकी शाइनी अपीयरेंस हमें दिख रही है, कोई भी चमक उसमें आ जाती है। और दूसरी बात, ये करोड भी नहीं होता है, करोड यानी पानी से या किसी इस तरह से उसमें कोरोजन नहीं होता, जंग नहीं उसमें लगता है। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, उसमें स्क्रैचेस भी आसानी से नहीं आते हैं। हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव। अब ये भी तो कर सकते थे कि पूरी गाड़ी को या पूरे पार्ट्स को ही हम किससे बना दें, क्रोमियम से बना दें, लेकिन क्रोमियम बहुत एक्सपेंसिव है, पूरी बॉडी को उससे हम नहीं बना सकते। तो बेटर यही है, इकोनॉमिकल यूज हम कैसे करते हैं कि लोहे से हम जिस भी ऑब्जेक्ट को बनाना है उसको बना देते हैं, चीप मेटल से, लोहे से, और उसके ऊपर उसकी डिपॉजिट कर देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से। अगला है एग्जाम्पल, ज्वेलर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। जो लेस एक्सपेंसिव मेटल से हम कोई भी चीज बना, कोई भी हम ज्वेलरी बना देते हैं और उसके ऊपर सिल्वर की या गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं, जिससे कि वो देखने में सिल्वर का लगे या गोल्ड का लगे। These ornaments have the appearance of silver or gold but are much less expensive. Obviously वो expensive इतने ज़्यादा नहीं होंगे। Tin cans used for storing food are made by electroplating tin onto iron. जो हम cans देखते हैं, जो हमें रेडीमेड फूड भी मिलता है, जो आयरन से बने हुए होते हैं वो cans, और उसके ऊपर टिन की प्लेटिंग की गई होती है। A coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust. ये जिंक की कोटिंग ज्यादातर हम ऑब्जेक्ट्स जो घर में यूज होते हैं, जैसे कि कील हो गई, या इस तरह से छोटे मोटे जो हमारे घर में यूज होने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो जब आयरन के बने हुए होते हैं, क्योंकि आयरन बहुत जल्दी कोरोज हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है, तो उसके बाहर से प्लेटिंग की जाती है जिंक की। तो इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ये कुछ यूज है कि हम इन्हें डेली लाइफ में किस तरह से यूज करते हैं, या ये किस तरह से इंडस्ट्री में यूज होती है ये टेक्निक। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बेसिकली होता क्या है। इसका सेटअप हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। हमने क्या किया है, एक सॉल्यूशन लिया, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन आप लोगों को दिख रहा होगा, और ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट CuSO4, ये केमिकल है कॉपर सल्फेट। ये एक पाउडर फॉर्म में होता है, नीले रंग का पाउडर होता है, उसको पानी में जब हमने घोला तो वो एक सॉल्यूशन बना देगा, जिसे हमने इस बीकर में भर दिया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ हमें दिख रही है एक कॉपर की प्लेट, दूसरी ओर भी हमें दिख रही है एक कॉपर की प्लेट। इस वाली जो टेक्निक जो यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया गया है, इसमें लेयरिंग नहीं हो रही है, इसमें एक जगह से दूसरी जगह लेयर्स दूसरे मेटल पे नहीं चढ़ा रहे हैं, जबकि हम इसमें कॉपर प्लेट का शोधन कर रहे हैं। माने कि ये इम्प्योर
कॉपर है और ये प्योर कॉपर इस तरफ इससे जा सकता है। बस इस सॉल्यूशन में हमने इन दोनों प्लेट्स को डीप किया, उसके बाद यहाँ से क्या किया, इस तार को इससे जोड़ दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारा बन गया, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमारा हमें मिल गया। अब इसके अंदर बैटरी को हमने जैसे ही जोड़ा, when electric current is passed through copper sulfate solution, copper sulfate dissociate into copper and sulfate। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी सॉल्यूशन के अंदर से पास होता है तो उसके अंदर जो चीजें, जिस चीज का वो सॉल्यूशन है, वो उसको ब्रेक करने की टेंडेंसी रखता है। तो ये सॉल्यूशन किस चीज का था, कॉपर और सल्फेट का। और कॉपर और सल्फेट टूट के अलग अलग बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा और इसमें से सल्फेट अलग हो जाएगा। कॉपर के ऊपर 2 प्लस होते हैं और सल्फेट के ऊपर 2 माइनस। तो ये है हमारा केटायन और ये है हमारा एनायन। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जब कोई सॉल्यूशन टूट जाता है तो इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस का मीनिंग ही होता है टूटना और इलेक्ट्रोमिन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से टूटना। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई तो कॉपर सल्फेट दो चीजों में टूट गया, कॉपर अलग हो गया और सल्फेट अलग हो गया। द फ्री कॉपर गेट्स, अब ये जो इस तरह से आयन होते हैं ना, इन्हें हम फ्री कॉपर के आयन कहते हैं। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव। अब ये देखो इस तरह से यहाँ पे कॉपर के कुछ नेगेटिव पॉजिटिव आयंस घूम रहे हैं। तो ये क्या होता है, क्योंकि हमें पता है जो अपोजिट चार्ज होते हैं, जैसे ये प्लस है तो प्लस किसकी तरफ अट्रैक्ट हो, जैसे मैग्नेट में भी होता है ना, नॉर्थ किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, साउथ की तरफ। तो क्योंकि ये कॉपर के पॉजिटिव चार्जेस सॉल्यूशन के अंदर घूम रहे हैं तो ये कहाँ जाएंगे, इस नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड गेट्स डिपॉजिटेड ऑन इट। तो यहाँ से कॉपर निकल निकल के इस नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता रहेगा। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड, अब क्या है, इस दूसरे इलेक्ट्रोड से कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। अब दूसरे वाले इलेक्ट्रोड से क्या होगा, यहाँ से कॉपर निकल निकल के सॉल्यूशन में जाता रहेगा। Thus, the loss of copper from solution is restored and the process continues. This means that copper gets transferred from one electrode to another. तो इस तरह से इस वाले इलेक्ट्रोड से निकल के कॉपर इस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाता रहेगा। अब इस डायग्राम की हेल्प से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कॉन्सेप्ट को जरा डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे इस वाले डायग्राम में कॉपर की प्लेटिंग इसमें हो रही है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक बैटरी, कोई डीसी पावर सप्लाई, और ये है ऑब्जेक्ट जिसे हमें कॉपर प्लेट करना है। इसके ऊपर हमें कॉपर की प्लेटिंग लगानी है। तो कॉपर की प्लेटिंग इसके ऊपर करनी है तो दूसरी तरफ हम एक कॉपर की रॉड लेंगे। अब क्या करेंगे, इस कॉपर की रॉड को जिसके ऊपर कॉपर प्लेटिंग हमें करनी है उसे हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ये हम देख सकते हैं कि ये वाला जो जुड़ा हुआ है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ये पूरा। और कॉपर को, क्योंकि इस कॉपर की रॉड में से कॉपर निकल निकल के आएगा तो इसे हम जोड़ते हैं पॉजिटिव वाले टर्मिनल से। तो इसे पॉजिटिव टर्मिनल से हमने जोड़ दिया। अब दूसरी चीज हमें ये याद रखनी है कि जिस चीज की प्लेटिंग हमें करनी है, जिस मेटल के ऊपर हमें चढ़ाना है कॉपर को, या जिस चीज को चढ़ाना है, क्योंकि इस धातु के ऊपर हम कॉपर को चढ़ाना चाहते हैं तो हम ये सॉल्यूशन भी कॉपर का ही लेंगे। ये जो नीले रंग का सॉल्यूशन हमें दिख रहा है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो इसके अंदर भी सेम वही चीज होगी, क्योंकि इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा गया है नीले रंग का। जैसे ही पावर सप्लाई इसमें करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो कॉपर किस में टूट जाएगा, कॉपर और सल्फेट। तो इस सॉल्यूशन के अंदर दो तरह के आयंस घूम रहे हैं, कॉपर के और सल्फेट के। तो कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो इसलिए वो किधर की तरफ फ्लो करेगा, इस नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ। जबकि सल्फेट के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो वो किसकी तरफ फ्लो करेगा, इस पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ। तो इस तरह से पूरे सॉल्यूशन में ऑब्जेक्ट के अंदर इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉपर की पूरी प्लेटिंग धीरे धीरे हो जाती है। इसमें से निकल निकल के कॉपर इस तरफ पहुंच जाता है। बेसिकली ये कॉपर निकल के तो सॉल्यूशन में जाता है और सॉल्यूशन वाला कॉपर इस पे जाता है, लेकिन लास्ट में ये वाला जो एनोड है, जो प्लस से जुड़ा हुआ कॉपर का रॉड है, वो धीरे धीरे पतला होने लगता है और दूसरी तरफ
कॉपर का डिपोजिशन शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। सेम वे दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है, एक स्पून पे हमें प्लेटिंग करनी है। ये कोई नॉर्मल मेटल का स्पून है और इसके ऊपर हमें एजी सिंबल है सिल्वर का, चांदी जिसे कहते हैं। सपोज इस चम्मच के ऊपर हम बाहर से कोटिंग चाहते हैं, चांदी की कोटिंग इसके ऊपर होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कौन सा लेंगे, क्योंकि हमें सिल्वर की कोटिंग करनी है तो हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नहीं लेंगे। अब हम क्या लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, AgNO3। सेम प्रोसेस इसमें होगा। हमने सॉल्यूशन बनाया सिल्वर नाइट्रेट का, एक तरफ डाली सिल्वर की रॉड और सिल्वर की रॉड को किस पे जोड़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से, और जिसके ऊपर प्लेटिंग करनी है, चम्मच के ऊपर प्लेटिंग करनी है स्पून के, तो उसे किससे जोड़ देंगे हम, नेगेटिव वाले टर्मिनल से। सेम प्रोसीजर होगा, जैसे ही हम इसमें बैटरी लगाएंगे AgNO3 टूट जाएगा अलग अलग आयंस में, Ag अलग हो जाएगा और NO3 अलग हो जाएगा। और फिर Ag क्योंकि प्लस है, Ag के ऊपर होता है प्लस चार्ज और NO3 के ऊपर होता है माइनस चार्ज, तो प्लस वाला किधर जाएगा, माइनस की तरफ। तो ये सारा सिल्वर यहाँ इस सॉल्यूशन से निकल के इस चम्मच के बाहर पूरी अपनी एक लेयर बना देगा और इस तरह से इसमें पूरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे अंत में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास है आपकी NCERT की बुक से। इसमें एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें हमें एक सॉल्यूशन दिख रहा है और वो बैटरी से कनेक्टेड है और एक बल्ब को दिखाया गया है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन, लिस्ट द पॉसिबल रीजन, एक्सप्लेन योर आंसर। इस सेटअप, इन्होंने पूरा सेटअप तो तैयार कर दिया है लेकिन ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये रीजन हो सकता है कि ये जो इन्होंने सॉल्यूशन यहाँ पे लिया, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी इतनी इजीली ट्रांसफर नहीं हो रही होगी, तो ये सर्किट क्लोज हुआ ही नहीं है, तो इसलिए ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि जो हमने बैटरी यूज करी है वो उतनी पावरफुल नहीं है या वो बैटरी वीक है। तीसरी चीज, हमारा बल्ब सही कंडीशन में नहीं है या कुछ ज्यादा पावर का बल्ब हमने लिया है, हमने स्मॉल LED बल्ब नहीं लिया है। तो इस तरह से इसके साथ ही कुछ और रीजंस भी आप सोच सकते हैं। तो लेट अस क्विकली रिवाइज कि हमने आज क्या देखा। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा गुड एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने जाना। फिर हमने जाना कि क्या लिक्विड्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, वे गुड कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं। फिर हमने जाना कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिक्विड में किस प्रकार होती है और क्यों होती है, और क्यों कुछ लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं और कुछ कंडक्ट नहीं करवाते हैं। देन केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने देखा, फिर हमने उसके बारे में डिटेल में जाना कि केमिकल इफेक्ट्स में क्या क्या होता है, बबल्स निकलते हैं, मेटल का डिपॉजिट होता है और कलर चेंज होता है। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसे कहते हैं, इसकी यूज क्या है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस प्रकार की जाती है, और अंत में ये प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन हमने देखा। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा अध्याय केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आशा करती हूँ आप सभी को यह अध्याय रुचिपूर्ण लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।